नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के, लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से जो दर्दनाक खबर सामने आई। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 122 लोगों के मौत होने की खबर अभी सामने आ रही है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो ऐसे में मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार की दोपहर हुई। अब इसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आई, कई लोग गंभीर हैं। एटा अस्पताल में सभी लोगों को ले जाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन को जानकारी थी या नहीं थी। प्रशासन क्या कर रही थी और जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जो आयोजक था, उसकी कितनी बड़ी लापरवाही, आखिर कहाँ लापरवाही हुई जो सत्संग कार्यक्रम में इतने बड़े पैमाने पे जो मौत का आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। किस तरह से भगदड़ मची और जो सत्संग करा रहे बाबा हैं वहां पे, उनकी क्या भूमिका है, किस तरह से पूरे मैनेजमेंट को किया गया कि इतना दर्दनाक हादसा सबके सामने आ रहा है। तो देखिए, हादसे के बाद जो अस्पताल में सबों का ढेर है वो लग गया है, भयावह स्थिति है। और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हाथरस की घटना की पूरी तह में जाएगी, जांच कराएगी कि यह साजिश है या फिर कोई हादसा। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना निंदनीय है, क्योंकि देखिए, जब ये घटना हुई, खबरें आई, उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, डिंपल यादव सवाल पूछ रही है सरकार से कि आखिर प्रशासन कर क्या रही थी, सरकार कर क्या रही थी, सरकार को जानकारी थी या नहीं थी। इसको लेकर के देखिए, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार की जानकारी में होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना होना बेहद ही दुखद है। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। जब तक आप किसी आयोजन पर शुरुआत से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं दोगे तो इसी तरह की घटना होगी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है। तो इस तरह से लगातार सरकार पे तंज भी कसा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। स्वाभाविक है सवाल पूछना, क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा होता है तो आखिर सरकार कर क्या रही थी, प्रशासन कहाँ थी, ये जांच का विषय है। डिंपल यादव ने भी कहा कि यह पूरी तरह से शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इतने बड़े स्तर पे कोई आयोजन हो रहा है तो सारी जो सुविधाएं हैं वो वहां पे पहुंचाई जाए। देखिए, जो ये कार्यक्रम था वो बड़े पैमाने पे किया जा रहा था और जब वहां पे यह हादसा हुआ उसके बाद डीएम भी वहां पहुंचे, तो डीएम से जब सवाल पूछा गया तो डीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम की जानकारी, इस कार्यक्रम की अनुमति एसडीएम के द्वारा दी गई थी और सुरक्षा कर्मी भी वहां मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई, इस पे जांच चल रही है। क्योंकि देखिए, जो ये घटना है बेहद ही दर्दनाक है। बड़े पैमाने पे जो मौत है वो हुई है और अभी भी अ, कई लोग गंभीर हैं और लगातार जो है इसको लेकर के अपडेट अब सामने आ रहा है। लगातार जो बचाव कार्य है, जो राहत कार्य है, वो वहां पे चल रहा है। लेकिन इस सत्संग में जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू करने के लिए पानी की बौछार भी की गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पे गिरते चले गए और ऐसे में कुचलने से इतनी मौत हुई है। यह भयावह जो दर्दनाक हादसा है उसको लेकर के अब लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि देखिए, जो ये हादसा है इसको लेकर के लगातार अब जांच भी चल रही है। हाथरस के हादसे पे पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, भगदड़ होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, किस तरह का मैनेजमेंट किया गया था। क्योंकि देखिए, जो ये भोले बाबा हैं, जो ये सत्संग करा रहा था, उसका नाम भोले बाबा, असली नाम है सूरजपाल। एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से वो सत्संग कर रहा है। पश्चिम यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी उनके अनुयायी है। मंगलवार को 50,000 से ज्यादा लोग इस सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग पहुंचे तो आखिर व्यवस्था क्या की गई थी। क्योंकि जो खबरें अभी सामने आ रही है कि जो एग्जिट का गेट था वो काफी ज्यादा पतला गेट था और जिस तरह से लोगों का सैलाब वहां पे आया था, 50,000 एक बड़ी संख्या होती है और ऐसे में सत्संग का कार्यक्रम किस तरह से वहां पे चीजों को आयोजित किया गया था, आयोजक पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसकी जांच लगातार की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि साजिश है या फिर हादसा, अब यह देखना होगा। क्योंकि देखिए, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है और इस तरह से जो भयावह स्थिति, जो ये वीडियो आप देखिए किस तरह का जो दर्दनाक हादसा है वो आप देख सकते हैं कि अस्पताल के आगे किस तरह से सबों का ढेर जो है वो लगा हुआ है। 122 मौत एक बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रही थी। जब अनुमति दी गई तो क्या यह देखा गया कि इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं तो उनकी निकासी
को लेकर के क्या प्लानिंग की जा रही है, वहां पे जो व्यवस्था की जा रही है उसमें इतने लोग रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, पंडाल किस तरह से बना था, और जो ये सत्संग करा रहा था ये बाबा, इसके ऊपर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। किस तरह के बाबा लोग सत्संग तो आयोजित करा देते हैं लेकिन सिर्फ पैसा वसूली की जाती है, मैनेजमेंट को लेकर के किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन अब लगातार इसको लेकर के जो है सवाल उठना लाजमी है। तो देखिए जो हादसा है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। इसको लेकर के आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपके साथ साझा करेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं अगली खबर पे। देखिए बिहार में उपचुनाव को लेकर के जो सियासत है, जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है, उठापटक चल रही है। देखिए बिहार के 5 विधानसभा क्षेत्रों पे उपचुनाव होना है। 4 विधानसभा क्षेत्रों की तारीख तो अभी तय नहीं हुई कि कब वहां पे उपचुनाव होगा, लेकिन पूर्णिया के रुपोली में उपचुनाव की तारीख सब कुछ तय हो चुका है। अब तो मतदान भी होने में बेहद ही कम वक्त बचा है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में जो रुपोली का सियासी उठापटक है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। 10 तारीख को मतदान है और उससे पहले ही जो वहां पे सियासी पारा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती कैंडिडेट है महागठबंधन की तरफ से, दूसरी तरफ एनडीए से जेडीयू से कलाधर मंडल है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी की भी वहां पे काफी ज्यादा चर्चा है, शंकर सिंह। पहले लोजपा में थे लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए और फिर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जो पूर्णिया की रुपोली में सबसे ज्यादा चर्चा में है कि पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है वो किसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए विस्तार से आपको बताते हैं। जब उपचुनाव की घोषणा हुई, जब ये सीट आरजेडी ने अपने खेमे में लिया, बीमा भारती को सिंबल दिया गया, तब पप्पू यादव ने कहा था कि यह तो लेफ्ट का सीट रहा है, लेकिन फिर से जो है मनमानी की जा रही है और बीमा भारती को आरजेडी की तरफ से टिकट मिल गया। धीरे धीरे ये जो दिन है वो नजदीक आता गया, प्रचार प्रसार जोर शोर से होने लगा। तब बीमा भारती लगातार ये कह भी रही थी कि वो पप्पू यादव से मिलेंगी, क्योंकि देखिए पप्पू यादव का जो फैक्टर है वो अभी काफी बड़ा फैक्टर है पूर्णिया में। ऐसे में पप्पू यादव अगर किसी एक को समर्थन देते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो बेनिफिट है वो उस कैंडिडेट को मिलेगा। यही वजह है कि लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, उनकी पत्नी प्रतिमा देवी, लगातार वो कहती थी कि वो भी निर्दलीय हैं, पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते हैं, तो इस बार जो पप्पू यादव है वो उनके साथ हैं, यानी शंकर सिंह के समर्थन में। इस तरह का भी माहौल बनाया गया और ये खबरें भी आ रही थी कि पप्पू यादव के जो समर्थक है या पप्पू यादव जो है वो कहीं ना कहीं शंकर सिंह को समर्थन देने जा रहे हैं, शंकर सिंह के लिए वो काम करेंगे। लेकिन देखिए इधर पिछले कुछ घंटों से जो पूर्णिया का सियासी माहौल है वो बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आ रहा है। बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने पहुंच गई, वो तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हुई। उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव ने बीमा भारती को भेजा पप्पू यादव के पास कि समर्थन मांगने जाना है, क्या आरजेडी से जो नाराजगी थी या फिर तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो नोकझोंक चल रही थी, जो सियासी उठापटक थी, क्या उसको लेकर के तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में सुलह हो गई है। कई तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में किस तरह से एक दूसरे के विरोध में ये लोग थे, एक तरफ बीमा भारती थी तो दूसरी तरफ पप्पू यादव थे, और राजनीति का खेल तो निराला होता है। 1 महीने पहले जिस बीमा भारती की जमानत जब्त कराकर पप्पू यादव ने निर्दलीय पूर्णिया लोकसभा चुनाव जीता था, अब वो बीमा भारती के लिए रुपोली विधानसभा सीट पे समर्थन देंगे, वोट की अपील करेंगे, क्योंकि देखिए यही लड़ाई 1 महीना पहले दोनों में चल रही थी और उस वक्त भी तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की जो नोकझोंक थी, जो आपस में विवाद था, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आप इंडिया गठबंधन को चुनो, नहीं चुनोगे तो एनडीए को चुन लो। पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह से चीजें की गई, जिस तरह से समीकरण बनाया गया, उसके बाद काफी ज्यादा उठापटक हुआ, नाराजगी भी थी। पप्पू यादव भले ही कहते थे कि वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन आरजेडी से जो उनकी दूरी थी, आरजेडी से जो सियासी बवाल था वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तेजस्वी भी लगातार पप्पू यादव को लेकर के टारगेट कर रहे थे। लेकिन अब सवाल है कि क्या अब आरजेडी पप्पू यादव के सामने झुक गई? क्या तेजस्वी यादव मान गए कि अगर सीमांचल में समीकरण को मजबूत करना है तो पप्पू यादव का साथ चाहिए? क्योंकि देखिए पप्पू यादव ने भी लगातार परिणाम आने के बाद तेजस्वी पे भी कई तरह के सवाल उठाए। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन को और भी सीटों का फायदा पहुंचता है, एक अच्छा खासा सीट इंडिया गठबंधन के खेमे में आता, लेकिन एक नेता के घमंड की वजह से, एक नेता के अपने स्वाभिमान, अपने घमंड की वजह से जो है सीटें कम आई है। इस तरह का जो आरोप था, इस तरह का जो तंज था, वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के ऊपर था। लेकिन अब सवाल है कि क्या अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच सब कुछ सुलह हो चुका है? क्या यही वजह है कि इस कारण से बीमा भारती पहुंच गई पप्पू यादव से मिलने के लिए? और पप्पू यादव अब किसके तरफ जाने वाले? क्योंकि देखिए पप्पू यादव का जो फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। यही कारण है कि हर खेमा चाह रहा है कि पप्पू यादव उनको समर्थन दे। एक तरफ शंकर सिंह चाह रहे हैं कि उनको समर्थन मिले पप्पू यादव का, बीमा भारती चाह रही है कि समर्थन मिले, और जब बीमा भारती मिलने गई तो वो तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। अब सवाल है कि पप्पू यादव क्या निर्णय लेने वाले हैं। तो देखिए पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव ने
शुरुआत से ही उन्होंने गोल मटोल जवाब देना शुरू किया था कि वो अभी तय नहीं किए हैं किधर जाएंगे, उनके समर्थक से वो पूछेंगे फिर वो तय करेंगे। लेकिन जैसे जैसे नजदीक जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया वो आ रही है, तो अब ऐसे में जब बीमा भारती मिलने चली गई तब पप्पू यादव से खुल करके पूछा गया कि अब वो क्या निर्णय लेंगे। तब पप्पू यादव ने कहा कि वो अपने समर्थकों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब तय करेंगे कि किसकी तरफ जाना है। वो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या फैसला लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सत्र के दौरान जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव आकर के लगभग 25 मिनट के इस लाइव सेशन में उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि खुल करके पप्पू यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोल मटोल कहते हुए भी उन्होंने सांकेतिक रूप से कह दिया कि अब वो किसके साथ हैं। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव ने इस 25 मिनट के लाइव सेशन में कहा कि रुपोली उपचुनाव में जो सियासी उठापटक है, जो सियासी मैदान में कैंडिडेट है, वो एक तरफ इंडिया गठबंधन के हैं तो दूसरी तरफ एनडीए का है। यहाँ पे तीसरा कोई नहीं है, यानी शंकर सिंह को वो सिरे से खारिज कर दिए। लड़ाई उन्होंने बताया कि एक तरफ बीमा भारती के बीच है तो दूसरी तरफ कलाधर मंडल के बीच है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। यहाँ पे और कोई तीसरा नहीं है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जो भी नाराजगी थी या फिर जो परिस्थिति थी वो एक अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ऐसे में बिहार के 5 विधानसभा क्षेत्रों पे जो उपचुनाव होना है, बाय इलेक्शन होना है, अगर वहां पे जीत दर्ज होता है तो फिर हमारी सरकार बन सकती है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने लेते हुए कहा कि अगर 5 विधानसभा क्षेत्रों पे उपचुनाव अगर हमारे खेमे में आता है तो फिर हमारी सरकार बनेगी। और यहाँ पे जो नाराजगी थी, जो भी चीजें थी, उस पे विशेष ध्यान नहीं देना है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि कुछ लोग पैसा लेकर के इधर उधर कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो ऐसा नहीं करें। कई तरह की चीजों का जिक्र पप्पू यादव ने किया। तो स्पष्ट रूप से पप्पू यादव ने बीमा भारती का नाम लिए हुए बिना, आरजेडी का नाम लिए बिना, तेजस्वी का नाम लिए बिना, लेकिन सांकेतिक रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आरजेडी के साथ हैं, बीमा भारती के साथ हैं। हालांकि पप्पू यादव ने खुल करके अभी बीमा भारती का नाम नहीं लिया है, आरजेडी का नाम नहीं लिया, लेकिन पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि वो 5 तारीख के बाद तय करेंगे कि वो पूर्णिया की रुपोली पहुंचेंगे समर्थन देने या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। तो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई दिख रही है और पप्पू यादव का जो फैक्टर है उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा जिसको भी वो समर्थन देंगे। तो अब यहाँ जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही राजनीतिक सियासी को अगर देखें तो काफी ज्यादा पूर्णिया की रुपोली में सियासी उठापटक बढ़ गई है, क्योंकि आरजेडी अब कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। पप्पू यादव को लेकर के जो वहां पे सियासी संग्राम था वो अब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी के ही कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र ने भी पप्पू यादव से अपील किया है कि वो भी बीमा भारती का समर्थन दे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस की विचारधारा के नजदीक हैं, कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के करीब रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो ऐसे में उन्हें बीमा भारती का ही समर्थन करना चाहिए, बीमा भारती के लिए उन्हें जो है क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इस तरह का अपील आरजेडी नेता की तरफ से किया गया। तो निश्चित रूप से अब आरजेडी बैकफुट पे नजर आ रही है और पप्पू यादव का समर्थन आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि सीमांचल में खासतौर से अगर समीकरण को मजबूत करना है तो निश्चित रूप से पप्पू यादव का समर्थन एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। ये वजह है कि आरजेडी अब तेजस्वी यादव अब पप्पू यादव के करीब आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है और बीमा भारती को लेकर के जो संशय बना हुआ था कि क्या नाराजगी दूर होगी या फिर नहीं होगी, उस पर विराम लग सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब आते हैं अगली खबर पे। देखिए, जो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो अपने मुरेठा को लेकर के भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तब कहते थे कि वो मुरेठा तब खोलेंगे जब नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा कर रहेंगे, लेकिन खुद ही वो नीतीश कुमार के नीचे डिप्टी सीएम के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तब भी उनसे पूछा गया था कि अब वो मुरेठा कैसे खोलेंगे। उन्होंने तो संकल्प लिया था कि नीतीश कुमार को हटाएंगे पद से तब मुरेठा खोलेंगे। तब सम्राट चौधरी ने कहा कि परिस्थिति के हिसाब से चीजें बोली जाती है, लेकिन अब वो अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाकर के मुरेठा खोलेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम चल रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो काम करेंगे। तो अब देखिए, अब जो है कि सम्राट चौधरी को लेकर के भी जो खबरें हैं अब वो सामने आई कि सम्राट चौधरी अयोध्या निकल गए हैं। अपने पूरे जो साथी हैं, जो उनका पूरा काफिला है, उसको लेकर के वो अयोध्या रवाना हो गए हैं। 22 महीने के बाद कल अयोध्या में वो उनका जो मुरेठा है वो हटेगा। यहाँ सरयू नदी में वो अपने बालों को अर्पित करने के साथ ही मुरेठा को भी अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से जो सम्राट चौधरी को के मुरेठे को लेकर के चर्चा थी, उसमें ये खबर आ रही है कि अब सम्राट चौधरी अयोध्या में जाकर के उस मुरेठा को अर्पित कर देंगे। अब आते हैं अगली खबर पे। देखिए, काराकाट में लोकसभा चुनाव हारने के बाद आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अब एनडीए की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह ने एक अच्छा खासा खेल जो है उपेंद्र कुशवाहा का बिगाड़ दिया।
त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ गए। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आई कि एनडीए की ओर से राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, राज्यसभा की 2 सीटें यहाँ से खाली हुई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पे पीएम मोदी और एनडीए के सहयोगी दलों को धन्यवाद दिया। जो दो सीटें खाली हुई है उसमें विवेक ठाकुर नवादा से लोकसभा चुनाव जीते हैं, एक वो सीट खाली हुई। दूसरी मीसा भारती भी पाटलिपुत्र से चुनाव जीती हैं, तो वो सीट भी खाली हुई है। तो ऐसे में जो एनडीए है उसने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। तो ये थी बिहार की राजनीति को लेकर की खबरें। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।